बात करने वाले हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो बेसिकली ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा पर हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हम लोग सबसे पहले बात करें तो बीपी, जब बीपी जो होता है वो बेसिकली होता है कितना, वो अगर बीपी जो है सिस्टोलिक बीपी 140 हो जाए और डायस्टोलिक बीपी 90, इससे अगर ज़्यादा हो जाए, सिस्टोलिक बीपी 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक बीपी 90 ज़्यादा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब क्या होता है इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है इसके क्लासिफिकेशन में। एक तो होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब उसको प्रेगनेंसी नहीं थी पर क्या हुआ, जैसे ही उसको जैसे ही वो क्या बोलते हैं, जैसे ही उसको प्रेगनेंसी हुई, पहले बीपी नहीं थी उसको, पर जैसे ही प्रेग्नेंट हुई उसको बीपी हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा इसी में होता है प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। तीसरा होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन, मतलब उसको प्रेगनेंसी के पहले ही बीपी थी। तो और एक होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज विथ प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो ये 4 टाइप होते हैं। तो अब सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सबसे पहले कि जो बीपी है वो ग्रेटर होना चाहिए, 140/90 से ग्रेटर होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 टाइम विथिन अ वीक बड़ा होना चाहिए, विथिन अ वीक बट से 4 आवर अपार्ट। मतलब क्या, हफ्ते में 2 बार इसका ज़्यादा होना चाहिए पर 4 आवर अपार्ट। उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ए बीपी होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए। देन इसके बाद जो होता है इसमें पीरियड ऑफ जीस्टेशन ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 वीक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नो प्रोटीन यूरिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। प्रोटीन यूरिया मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन यूरिया नहीं होना चाहिए। नो प्रोटीन यूरिया। पीरियड ऑफ जीस्टेशन ग्रेटर देन 20 वीक होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बीपी बता दिया। उसके बाद बीपी जो होता है उसमें नॉर्मल हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है आफ्टर डिलीवरी विथिन 12 वीक। मतलब डिलीवरी के बाद 12 वीक के अंदर जो है बीपी नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो बीपी 140/90 होना चाहिए। पीरियड ऑफ जेस्टेशन ग्रेटर देन 20 वीक होना चाहिए। प्रोटीन यूरिया नहीं होना चाहिए। और जो होता है बीपी जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है आफ्टर डिलीवरी के 12 हफ्ते के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, तो व्हाट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो जो भी ये प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया है और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, यही है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जो प्री एक्लेम्सिया है, इसमें क्या होता है, सीजर और कन्वल्जन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें प्री एक्लेम्सिया की, तो प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है कि जो बीपी होता है वो ग्रेटर देन 140/90 होता है वहाँ पे। और 2 रीडिंग होती है, 2 रीडिंग जो कि विथिन अ वीक बट 4 आवर अपार्ट वो बड़ी होनी चाहिए। और पीरियड ऑफ जेस्टेशन ग्रेटर देन 20 वीक होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है प्लस यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आते हैं। तब यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आते हैं और वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहला सिम्टम जो वहाँ पे हेडक होता है, हेडक ऑसिपिटल रीजन में हेडक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीपी इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे हिमरेज कर देता है, ब्लड वेसल फट जाती है वहाँ पे। और प्रोटीन यूरिया वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे किडनी डैमेज हो रहा होगा। तो और यहाँ पे क्या होता है, ऑसिपिटल रीजन में हेडक हो रहा होगा। और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है। हाइपोकॉन्ड्रियम में क्यों पेन होता है कि जैसे लीवर है, वो लीवर की जो ब्लड प्रेशर, लीवर की आर्टरी में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, वो भी फट गई। तो जो लीवर में उसके बाहर जो होते हैं कैप्सूल्स होते हैं, अब जो क्लोड यहाँ पे बना है उस पर स्ट्रेच मारता है, इसलिए हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होता है यहाँ पे। और क्या होता है, प्लस यहाँ पे ओलिगो यूरिया होता है क्योंकि किडनी ख़राब हो रही होती है, ओलिगो यूरिया, अनयूरिया। और नौजिया और वोमिटिंग, गिडीनेस, हाई बीपी की वजह से ये सब होता ही है। और ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लैक डॉट इन विजन। उसके बाद ब्लाइंडनेस हो जाता है क्योंकि रेटिनल आर्टरी वहाँ पे डैमेज हो जाती है, तो ये सब मिलता है। और सीजर और अनकॉन्शियसनेस वगैरह ये सब तो मिलेगा ही प्री एक्लेम्सिया में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग PIH प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें हम लोग LFT कराते हैं, LSD में SGPT, SGOT, ये सब बड़ा हुआ होता है। KFT उसमें कराते हैं। KFT में क्या होता है, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिक एसिड, ये सब इसमें बड़ा हुआ होता है अगर प्री एक्लेम्सिया रहेगा तो। देन इसके बाद CBC अगर हम लोग देखेंगे CBC में, तो CBC में हीमेटोक्रिट का वैल्यू जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, मतलब इसी को PCV बोलते हैं, इसको बड़ा रहेगा।
प्लेटलेट्स जो काउंट रहेगा वो लो रहता है। और ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये कराते हैं, प्लस हम लोग एक आरबीसी का स्मेयर टेस्ट कराते हैं, वहाँ पे हीमोलिसिस मिलता है। तो ये सब बेसिकली हम लोग कराते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे, तो एक क्रोनिक हाइपरटेंशन, सेकंड थर्ड हम लोग देखते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो इसमें जो बीपी होता है वो 140/90 होता है, बस इसमें लेस दैन 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन में बीपी इंक्रीज मिलता है। और इसमें क्या होता है, बीपी पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, और यहाँ पे प्रोटीनूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गन डैमेज था पहले कि नहीं था। ये हम लोग ये होता है। और हाइपरटेंशन आफ्टर द डिलीवरी 12 वीक आफ्टर द डिलीवरी 12 वीक के अंदर वो नहीं ख़त्म नहीं होता, पर प्री एक्लेम्सिया और GSTN में ख़त्म हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पे बीपी इंक्रीज होता है, 140/90 होता है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन लेस दैन 20 वीक होता है। और जो बीपी होता है डिलीवरी के 12 वीक बाद वो जो बीपी है गायब नहीं होता उसमें। और प्रोटीनूरिया प्रेजेंट होता है। जो जितने भी प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम मैंने बताए हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम सब प्रेजेंट होते हैं, और PIH प्रोफाइल भी बिगड़ा हुआ होता है उसमें। अब इसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है इसका। तो रिस्क फैक्टर इसमें क्या होता है कि सपोज कोई टीनेजर है वो प्रेग्नेंट हो गई, कोई एल्डरली है वो प्रेग्नेंट हो गई, कोई किसी को हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री है प्री एक्लेम्सिया की, कोई प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी है। सपोज क्या होता है कि प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी में सपोज प्लासेंटल इश्केमिया है, प्लासेंटल इश्केमिया क्यों हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस विद वेस्कुलोपैथी है, या फिर हाइपरटेंशन विद वेस्कुलोपैथी है, या फिर थ्रोम्बोफिलिया है, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ प्लस वेस्कुलोपैथी है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है। सपोज अगर डायबिटीज़ मेलाइटस मदर रहेगी तो सरफेस एरिया जो होता है और इसका बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, प्लासेंटा का। पहले सरफेस एरिया सपोज X था और उसको Y ब्लड सप्लाई मिल रही है, वो बच्चे में जा रही है। अब सरफेस एरिया 2X हो रहा है पर उसको ब्लड सप्लाई Y ही मिल रही है, तो बच्चे में कम ब्लड जाएगा। ये हो गया। और असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो ये सब बेसिकली कॉज होती हैं। और एक और ये हो गया। उसके बाद इसमें बेसिकली और क्या इटियोपैथोजेनेसिस का क्या होता है। इटियोपैथोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है कि जैसे अपने को पता होता है कि इसका मतलब कारण क्या होता है कि जो स्पायरल आर्टरी होती है, स्पायरल आर्टरी स्पायरल आर्टरी की जो यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया है वो धीरे धीरे क्या होती है, डैमेज होती है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट के फंक्शन की वजह से। तो ये क्या होती है, इतनी चौड़ी हो जाती है तो ईजिली ब्लड सप्लाई जाता है, ईजिली ब्लड सप्लाई चले जाता है उसको आराम से। 1 लीटर सपोज ब्लड सप्लाई, उसमें धीरे धीरे ब्लड सप्लाई आराम से जाता है उसमें। पर क्या होता है, अगर सिंसियोट्रोपोब्लास्ट साइटोट्रोपोब्लास्ट फंक्शन नॉर्मल रहेगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगी। तो अभी बच्चे को 1 लीटर चाहिए, पर यहाँ से स्लो जाएगा तो वहाँ पे सपोज कितना, सपोज 500 ml जा रहा है तो उसको ज़्यादा, तो 1 लीटर भेजने के लिए इसको ज़्यादा प्रेशर लगाने पड़ेगा। और उसमें जो डायलेट थी उसमें 1 लीटर आराम से चले जा रहा था, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इसका मेन कॉज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हम लोग बेबी के लिए डिलीवरी करते हैं, तुरंत LSCS हम लोग उसमें प्लान करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है मम्मी के लिए, ये मम्मी डैमेज कर देता है, क्योंकि वहाँ पे जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे मम्मी शॉक वगैरह से मर भी सकती है इसमें। और यहाँ पे फैक्टर क्या होते हैं जो कि डायलेट करते हैं स्पायरल आर्टरी को, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और PGI2 हो गया, ये सब इसको डायलेट करते हैं। और बैड फैक्टर क्या होते हैं, जैसे TNF अल्फ़ा हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये सब बेसिकली बैड फैक्टर होते हैं। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो क्लिनिकल फीचर्स तो मैंने सबका बता ही दिया है, सबका क्लिनिकल फीचर अपन ने देख लिया है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे एडिमा होता है, यहाँ पे एडिमा भी होता है, प्री एक्लेम्सिया में एडिमा भी होता है। तो एडिमा को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो प्रेगनेंसी का एडिमा होता है इंक्रीज विद इन डे के साथ वो इंक्रीज करता है, और अगर हम लाई डाउन अगर सो जाएंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये लोअर लिम्ब में एडिमा मिलता है और वहाँ पे वल्वा में एडिमा नहीं मिलता, पर यहाँ पे क्या होता है, वल्वा में एडिमा मिलता है और यहाँ पे सोने के साथ कोई चेंज नहीं होता, एडिमा रहता ही रहता है। और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में एडिमा मिलता है। तो ये होता है। और उसके बाद साइन में एक और साइन होता है कि यहाँ पे लेडी में अगर प्री एक्लेम्सिया होता है तो वहाँ पे वेट गेन होता है लेडी का, वहाँ पे लेडी का वेट गेन होता है। और चेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो है क्रिप्ट साउंड मिलता है और प्लस ये मिलता है। अब उसके बाद ये हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन अगर हम लोग देखें तो अगर उसके बाद हम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन देखें तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले यूरिन में ओलिगोयूरिया हो सकता है, आई में आई डैमेज हो सकती है, उसमें आई डैमेज हो सकती है, CNS में सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है।
रेस्पिरेटरी में क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एडिमा हो सकता है। ये लीवर में क्या हो सकता है कि हीमोलाइसिस हो सकती है, वहाँ पे लीवर के एंजाइम वहाँ पे बढ़े हुए मिलेंगे। ये हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग, ये तो ड्यूरिंग क्या था, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था। और ड्यूरिंग लेबर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम लोग देखते हैं। तो ड्यूरिंग लेबर एक्लेम्सिया हो सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे मदर डेथ भी हो सकती है, मदर डेथ भी हो सकती है, मदर डेथ भी हो सकती है, बच्चे इंट्रा बच्चे का भी डेथ हो सकता है वहाँ पे, और सीजर वगैरह आ सकते हैं। और वहाँ पे पोस्ट डिलीवरी में क्या हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे पीपीएच हो सकता है, वहाँ पे पीपीएच हो सकता है, शॉक हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है वहाँ पे, और मैटरनल डेथ हो सकता है। तो ये सब यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो मैंने बता दिया, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराता है, एलएफटी कराना है, आरएफटी कराना है, सीबीसी कराना है, पेरीफेरल स्मीयर कराना है ब्लड का। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और यूरिन टेस्ट कराना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन में उसमें क्या क्या रहेगा। जैसे ओलिगोहाइड्रोमनिया रहेगा तो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन वहाँ पे मिल सकता है, इंट्रा यूटराइन फीटल डेथ अपने को मिल सकता है, प्री टर्म बेबी मिल सकता है। तो ये सब अपने को वो मिल सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग एक फेटल वेलबींग का टेस्ट कराते हैं। फेटल वेलबींग के जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, यूएसजी आती है, एनएसटी आता है, डॉपलर इफेक्ट आता है, और बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल आता है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं, यूएसजी, एनएसटी, डॉपलर और बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल। उसके बाद कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेजर हम लोग लेते हैं। सपोज वो लेडी को हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, और कैल्शियम सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ए हम लोग देते हैं, विटामिन ए सब देते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ टैबलेट मिनरल्स और मल्टीविटामिन देते हैं। और कोई लेडी है थ्रोम्बोफिलिया विथ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो उसको हम लोग हिपैरिन दे सकते हैं, और इकोस्पेरिन, ये सब हम लोग उसमें प्रीफर करते हैं। ये सब हम लोग उसमें देते हैं। अब क्या हो गया कि और यहाँ पे किडनी डैमेज होती है तो हम लोग उसमें प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। प्रोटीन रिच डाइट हम लोग उस लेडी को देते हैं, प्रोटीन रिच डाइट। अब ये हो गया। अब हम लोग को सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं इसमें ड्रग क्या क्या हम लोग ड्रग यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी लेडी आती है तो माइल्ड है और सीवियर है। तो माइल्ड हम लोग किसको बोलेंगे, सपोज माइल्ड है और सीवियर है। सीवियर का बोलेंगे जब बीपी जो होता है 160/110 से mmHg से ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो गया, तो इसको हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोल देते हैं। तो अगर सपोज कोई लेडी है माइल्ड है, तो सपोज उसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा बेड रेस्ट करने के लिए, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लेना है, लो सॉल्ट डाइट लेना है, और मॉडरेट वाटर इनटेक करना है। वहाँ पे टोटल कैलोरी इनटेक 1600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब ट्रीटमेंट होता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये है सीवियर और माइल्ड की दोनों के लिए है। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो बीपी होता है वो ग्रेटर देन 160/110 होता है। तो इसमें हम लोग कुछ इंजेक्शन देते हैं, जैसे इंजेक्शन लेविटालॉल हो गया, इंजेक्शन हाइड्रिलाजीन हो गया, इंजेक्शन नेफाडिपिन हो गया, इंजेक्शन सोडियम नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। तो सबसे पहले इंजेक्शन लेविटालॉल, हाइड्रिलाजीन, नेफाडिपिन और नाइट्रोग्लिसरीन। तो लेविटालॉल जो होता है वो बीटा ब्लॉकर होता है। तो ये सब ड्रग्स जो होते हैं हम लोग उसमें देते हैं, ये सब हम लोग उसमें ड्रग देते हैं। तो ये हो गया अपना, तो बीटा ब्लॉकर हो गया, लेविटालॉल हो गया, ये सब देते हैं। और क्या क्या है, तो ये हो गया। उसके बाद ये तो हम लोग ने देख लिया। अब ये हो गया, और रिमेनिंग जो पेशेंट रहेगा ओपीडी ट्रीटमेंट। और ओपीडी ट्रीटमेंट में हम लोग को क्या देना है, जैसे बीटा ब्लॉकर लेविटालॉल, हम लोग टैबलेट लेविटालॉल दे सकते हैं। पहला ड्रग ऑफ चॉइस लेविटालॉल ही होता है। और टैबलेट निफेडिपिन भी हम लोग उसमें दे सकते हैं, टैबलेट निफेडिपिन भी दे सकते हैं। ये हो गया। तो और उसके बाद अगर सपोज इससे भी नहीं हुआ टैबलेट निफेडिपिन, तो हम लोग टैबलेट मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं, और प्रोपेनालॉल दे सकते हैं, अटिनेलोलॉल दे सकते हैं, डाईयूरेटिक भी हम लोग दे सकते हैं। वहाँ पे टैबलेट में डाईयूरेटिक भी दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट दी कि कैसे हम लोग हाइपरटेंशन को मैनेज करते हैं। ये हो गया कि हम लोग कैसे जो है कि मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसका हो गया। देन इसके बाद हम लोग इसी में प्री एक्लेम्सिया, देखो थोड़ा सा तेज़ बढ़ा रहा हूँ, इसका मैं अलग से वीडियो लाऊँगा कभी पूरा डिटेल में कि कैसे ट्रीटमेंट मैनेज करते हैं।
तो हम लोग इसमें सबसे पहले प्री एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। तो इसमें हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव चलाते हैं टू कंट्रोल द बीपी, प्लस इंजेक्शन EMG-SO4 देते हैं टू कंट्रोल द कन्वर्जन। ये होता है एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन और एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया।